नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम संग्राम के सेनापति में। मैं हूं निखिल सिंह और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की तौर पर जाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति। और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कुल 11 लोकसभा सीटों वाले राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। करीब 6 महीने पहले हुए राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता हासिल की है। ऐसे में आदिवासी बहुल ये राज्य लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी बेहद दिलचस्प चुनावी संग्राम का गवाह बन रहा है। संग्राम के सेनापति में आज बात छत्तीसगढ़ के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों की सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार रखते हैं। और संग्राम के सेनापति में बात 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों की। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में यहां 9 सीटों पर कमल खिला था तो 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सामने जहां चुनौती अपनी सीटों को बचाए रखने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने की है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव साख बचाने का है। बात करें इस बार चुनावी संग्राम में भाजपा के सेनापतियों की, तो मुख्य चेहरा नजर आते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और किरण सिंह देव। प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और समृद्ध विरासत से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्य की सभी सीटों पर प्रचार में जुटी है। बात करें राज्य में संग्राम के सेनापति की, तो पहला नाम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से आने वाले एक भारतीय राजनेता हैं तथा राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। विष्णुदेव साय वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से सदस्य हैं। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को हुआ और राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई 1989 में ग्राम बगिया के पंच के रूप में। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध सरपंच चुने गए। अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहे। 1990 और 1993 में राज्य की तपकारा सीट से विधायक चुने गए। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से 4 बार सांसद बने। 1999, 2004, 2009 और 2014 में रायगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे। इस दौरान विष्णुदेव साय ने कई मंत्रालयों में जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 3 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कुनकुरी सीट से विधायक बने। कांग्रेस के प्रत्याशी को 25,000 से भी ज्यादा मतों से हरा दिया और दिसंबर 2023 को राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। बात करें छत्तीसगढ़ में भाजपा के दूसरे संग्राम के सेनापति की, तो वो नाम है किरण सिंह देव का। किरण सिंह देव का जन्म 17 सितंबर 1962 को हुआ। किरण सिंह देव पेशे से वकील हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बात करें राजनीतिक सफर की, तो इसकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई। 1985 में छात्र संघ में अध्यक्ष बने।
1998 से 2000 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष, 2005 से 2009 तक प्रदेश महामंत्री रहे। वहीं 2014 तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे। 2009 से 2014 तक किरण सिंह देव जगदलपुर नगर निगम में महापौर रहे। दिसंबर 2023 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। किरण सिंह देव 2023 में जगदलपुर सीट से पहली बार विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 11 में से 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिल सकी थी। इस बार जिन चेहरों पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, यानी जो इस बार छत्तीसगढ़ में संग्राम के सेनापति हैं, उनके नाम हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से आने वाले एक भारतीय राजनेता हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम शामिल है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को हुआ और अगर बात करें इनकी राजनीतिक यात्रा की तो 80 के दशक में यूथ कांग्रेस से इनका सियासी सफर शुरू हुआ। दुर्ग जिले के रहने वाले भूपेश को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1994 से 1995 में भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में दुर्ग की पाटन सीट से विधायक बने। 1993 में मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार बनी, उस वक्त भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद पाटन सीट से विधानसभा सदस्य रहे। 2003 में भी भूपेश बघेल चुनाव जीते, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 2008 में पाटन सीट से भाजपा के विजय बघेल के हाथों भूपेश बघेल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद 2013, 2018 और 2023 में वे इसी सीट से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 से 2019 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और बात करें लोकसभा चुनाव की तो भूपेश बघेल अब तक लोकसभा चुनाव में जीत का खाता नहीं खोल पाए हैं। 2004 में दुर्ग से कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा के ताराचंद साहू ने उन्हें 60,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी। 2009 में कांग्रेस ने उनकी सीट बदली और राजधानी रायपुर से चुनाव लड़वाया, लेकिन भाजपा के रमेश बैस के हाथों एक बार फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर भूपेश बघेल पर भरोसा जताया है और इस बार पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के अलावा एक और कांग्रेस का चेहरा है जो 24 के संग्राम में कांग्रेस का सेनापति है और वो नाम है टीएस सिंह देव का। टीएस सिंह देव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ। टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ से आने वाले भारतीय राजनेता हैं जिनका शुमार कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में होता है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2008 से 2023 तक लगातार 3 बार विधायक रहे। 2013 से 2018 तक राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंह देव ने कांग्रेस की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में काफी आगे माना जा रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री न बनाते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसकी वजह से ये काफी समय तक नाराज भी रहे। उसके बाद 28 जून 2023 से दिसंबर 2023 तक इन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन संग्राम के सेनापतियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संग्राम के सेनापति में बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के सेनापतियों की, ऐसे सेनापतियों की जो अपनी अपनी पार्टियों की जो का झंडा जो है वो अपने राज्य में बुलंद किए हुए हैं। और फिलहाल लोकसभा चुनाव में इस दौरान वो जनता के बीच में नमूदार हैं। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संग्राम के सेनापति में हम उन सेनापतियों के बारे में चर्चा करेंगे जगदीश उपासने जी से। स्वागत है जगदीश उपासने जी आपका। अगर हम बात करें सबसे पहले विष्णुदेव साय की, जो अभी जिसको कहना चाहिए कि ताज़ा मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 6 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए हैं, उनकी अगुवाई में ये कितनी बड़ी चुनौती भी है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी तक कभी 10 सीट, 9 सीट, लास्ट टाइम 9 सीट नहीं तो 10 सीटें जीतती रही है। देखिए, विष्णुदेव साय जी पर के सामने बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, निश्चित रूप से। लेकिन जैसा पिछले 3-4 महीने का उनका काम है, खासतौर पे मोदी की जो गारंटियां, 10 गारंटियां मोदी जी ने जब चुनाव के पहले दी थी, उन गारंटियों को उन्होंने पूरा किया है। उसमें से कुछ ही गारंटियां बची हैं तो पूरा होने वाली है। सबसे पहला तो मतलब यह है कि वो एक आदिवासी नेता हैं, लेकिन आदिवासी से भी ज्यादा उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो एक अच्छे संगठन करता है। रायगढ़ से वो लगातार 4 बार सांसद बने, विधायक लगातार बनते रहे और छत्तीसगढ़ के पूरे जनजातीय समाज में उनका बड़ा मान है, सम्मान है और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। पिछले 3-4 महीने के शासन में उन्होंने ये बता दिया है कि जहां सख्ती करनी है वहां वो सख्ती करेंगे। और वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिनमें मुख्यमंत्री आमतौर पर जाते नहीं थे और सीधा वो लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। उसका उनको बड़ा लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि उनके साथ में उनको जो प्रधानमंत्री मोदी आज रायपुर में हैं, कल भी उनकी यहाँ एक सभा है, केंद्र के भाजपा के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उसका भी उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन जो उनके 3-4 महीने का जो काम है, खासतौर पे नक्सल फ्रंट पर उन्होंने जो सफलता हासिल की है, इतनी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हासिल हुई है। इससे पूरे बस्तर अंचल का आदिवासी और बहुत खुश है, जो तंग हो गया है नक्सली गतिविधियों से, माओवादी हिंसा से। और उन्होंने इस चुनाव में जैसा बढ़ चढ़कर मतदान किया, बस्तर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। कल 26 को दूसरे चरण में पता लगेगा कि बाकी क्षेत्रों में क्या होता है।
लेकिन बस्तर में जिन क्षेत्रों में मतदाता निकलते नहीं थे, उन क्षेत्रों में भी मतदाता निकले और मतदान करने के लिए आए। तो मैं समझता हूं कि विष्णुदेव साय की सरकार 3-4 महीने का जो उनकी सरकार का कार्यकाल है, उससे लोग खुश हैं और लोग मानते हैं कि वो अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करने वाले, उनकी छवि भी ऐसे ही नेता की है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लोगों से सीधा कनेक्ट और सीधी सपाट बात करना। जी। दो बातें आपने, एक तो उठाया कि बस्तर में जिस तरह से अभी जो नक्सल को खत्म करने के लिए जितना शानदार काम किया है, दरअसल अभी जो एक ऑपरेशन हुआ है उसकी भी शायद आप की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ क्योंकि बस्तर और जो कोरबा का जो इलाका है, ये दो ऐसी सीटें रही हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत रही है, अपेक्षाकृत ये सीटें जीती भी थी। तो ये समझा जाए कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये। और साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी पूछेंगे कि चूंकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसलिए विष्णुदेव साय के लिए क्या कोई चुनौती इस तरह से भी हो सकती है कि उनको अपने लोगों से ही जूझना पड़े? क्या कुछ इस तरह की भी चीजें हैं, या सीधे जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन के लिहाज से फॉल इन लाइन है और लगातार काम हो रहा है? नहीं, उनको कोई चुनौती नहीं है। पार्टी में, संगठन में, सरकार में उनकी सर्वदूर स्वीकार्यता है, क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा ही है और पार्टी ने उनको यही सोच के चुना, सिर्फ आदिवासी हैं इसलिए नहीं चुना, कि वो सबको स्वीकार है, सबके साथ जल्दी और अपना रेपो बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं और लोगों की सुनते हैं, संगठन में भी सुनते हैं, सरकार में भी सुनते हैं। ये दोनों सीटों का आपने जिक्र किया है, जिसमें कोरबा की सीट है। कोरबा की सीट पर सरोज पांडे जो भाजपा की बड़ी नेता है, उपाध्यक्ष रही हैं, राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, लोकसभा की भी सदस्य रही हैं, उनका भी बहुत बड़ा लंबा कैरियर है। और वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हैं रहे हैं पिछले, उनके इस समय विपक्ष के नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं। लेकिन दोनों को पहले तो ये कहा गया कि ज्योत्सना महंत का बहुत संपर्क नहीं रहा पिछले इसमें, लेकिन चूंकि सरोज पांडे जैसी दिग्गज भाजपा ने वहां उतारी है, तो वहां बहुत मुझे लगता है कि जो फाइट तो है, लेकिन एक थोड़ी सी बढ़त भी सरोज पांडे को वहां मिलती है। लेकिन बस्तर में जिस ढंग से आदिवासी मतदाताओं ने उत्साह से बिना डर के मतदान किया, और देखिए सिर्फ नक्सल समस्या पर और वार करने की बात नहीं है, पूरे बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के और संरक्षण में वो सारी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं जो शहरी क्षेत्रों को मिलती है, राशन हो, शिक्षा हो, दवाइयां हो। तो आदिवासियों को उनका जीवन सरल बनाया गया है, उनके जीवन के लिए जो भी जरूरी चीजें वो उनको पहुंचाई गई है, उसका लाभ भाजपा को जरूर मिले। ठीक है, कुछ और सवाल होंगे भूपेश बघेल से जुड़े हुए, किरण सिंह देव से जुड़े हुए, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं संग्राम के सेनापतियों की छत्तीसगढ़ के, और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन क्या विष्णुदेव साय उसका सामना कर रहे हैं, तो दरअसल इसके पीछे मैं ये जानना चाहता था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, ये जो कांग्रेस के जो दो वरिष्ठ नेता हैं और जिनके हाथ में चुनाव की कमान है, किस तरह से आपस में इनकी ट्यूनिंग है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, दोनों की ट्यूनिंग नहीं रही है। जब सरकार बनी है, उनका बहुत बड़ी कमी थी कांग्रेस सरकार की कि पहले दिन से ही टीएस सिंहदेव वापस थे। उन्होंने एक मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने के कारण वापस भी कर दिया था। बाद में पार्टी को उनको आखिरी दिनों में उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और ये माना गया कि इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पद कम कर दिया गया, आलाकमान कम कर दिया। लेकिन दोनों में विवाद की स्थिति बनी रही, जिसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इस समय चूंकि टीएस सिंहदेव सरगुजा, अंबिकापुर और रायगढ़ के क्षेत्र में हैं, बहुत सारी खबरें उनकी नहीं आती हैं कि वो की सक्रियता है। भूपेश बघेल बहुत शांति से राजनांदगांव में और गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनकी भी बहुत खबरें नहीं आती हैं। टीएस सिंहदेव इस समय अगर चुनावी परिदृश्य को देखा जाए तो चुनावी परिदृश्य में उनकी बहुत बड़ी उपस्थिति दिखती नहीं। जी, एक मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा जवाब दे, भूपेश बघेल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो खुद राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और ये समझा जाए कि पूरे प्रदेश को एक नेतृत्व प्रदान कर सके, क्या ये दिखता है आपको? देखिए, भूपेश बघेल के साथ अभी उनकी सरकार के कारण शराब घोटाला, महादेव घोटाला और पार्टी की अंतरकलह, मैं समझता हूं कि घोटालों से ज्यादा उनके विरुद्ध पार्टी में जिस तरह से बगावती सुर उठे हैं और उनकी पार्टी के, बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्यों तक ने चिट्ठियां लिखी हैं आलाकमान को, कि उसका उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो कांग्रेस का जो वर्कर था, उनके शासन में उनका कहना है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता था, और इस कारण भूपेश बघेल जनता से सीधे जुड़े होने के बावजूद और चुनाव में लगातार घूमने के बावजूद उनको कड़ी टक्कर राजनांदगांव में मिल सकती है। जी, निश्चित तौर पर तो बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए हमेशा से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुश्किलें रही हैं और ये मुश्किलें शायद इस बार फिर से वो दो चार हो रही है। उसको कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी दे रही है और किस तरह से दोनों पक्षों के जो सेनापति हैं वो परफॉर्म करेंगे, ये जनता तय करेगी। फिलहाल जगदीश उपासने जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संग्राम के सेनापति के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।